11 को डिस्कस करते हैं। क्या कहा गया है? 100 न्यूटन भार का एक पिंड किसी किसी रुक्ष क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। देखिए, एक सतह आपको बनाना है, एक सतह बनाना है जो कि एकदम रुक्ष हो। रुक्ष मतलब रफ। 100 न्यूटन का पिंड है, एक ऐसे पिंड रख देना है। 100 न्यूटन है तो इसका भार जो होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, 100 न्यूटन। किसी रुक्ष तल पर रखा हुआ है। पिंड को सरकाने हेतु मात्र 30 न्यूटन का बल पर्याप्त है। यदि बल की क्रिया रेखा क्षैतिज से नीचे की ओर, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज से, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर, यहां से नीचे की ओर 30 डिग्री नीचे की ओर एक 30 न्यूटन का बल लगाना है। 30 न्यूटन का बल नीचे की ओर हो तो घर्षण गुणांक म्यू का मान निकालना है। यदि इस ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोचेंगे तो चूंकि बल इस दिशा में लग रहा है तो इसमें गति इस दिशा में संभव है, इधर संभव है। आप सोच सकते हैं कि इधर बल लगा हुआ है, इसका एरो देखिए, ये बल आपका इधर लग रहा है तो गति आपकी इस दिशा में उत्पन्न होगी। और आप जानते हैं जिधर गति उत्पन्न होता है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल म्यू आर काम करता है। कैपिटल F इक्वल टू म्यू आर, ये काम करता है। यहां पर एक प्रतिक्रिया बल मतलब रिएक्शन आर यहाँ पे काम करेगा। तो इसका फिगर देखिए यहाँ बनाया गया है। ये फिगर कुछ ऐसा ही बना हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना क्या है, म्यू का मान निकालना है। म्यू मतलब घर्षण गुणांक। यदि घर्षण गुणांक का डिफिनीशन आपसे पूछा जाता है तो घर्षण गुणांक अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? एफ और आर का। एफ क्या है? एफ मतलब होता है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। आर अविलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग कहते हैं कि घर्षण गुणांक किसी पिंड के घर्षण बल और उस पे अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात के बराबर होता है। म्यू का कोई मात्रक नहीं होता और इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में हिलाई करती है। कभी भी 1 से ज्यादा आएगा इसका मतलब क्वेश्चन या तो गलत है या तो आप गलत तरीके से लगा रहे हो। तो यहाँ पे आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा? इस एफ को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, वियोजित करेंगे। कैसे वियोजित करते हैं? देखिए, हम इस एफ को वियोजित करेंगे। यहाँ पर 30 डिग्री है तो इधर क्या हो जाएगा, एफ cos 30, और इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ sin 30। तो आप देख सकते हैं कि y की दिशा में एफ sin 30 और 1000 नीचे की तरफ काम करेगा और यह r ऊपर की तरफ कार्य करेगा। और x दिशा में आप देख सकते हैं एफ cos थीटा इधर से, एफ cos 30 इधर काम करेगा और म्यू आर इधर काम करेगा। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करके हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी देख सकते हैं हम लोग। ये देख सकते हो आप कि सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्स को 0 करें, समेशन ऑफ v इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं r इक्वल टू, r ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ क्या होगा, f sin 30 प्लस 100। f मतलब क्या, बल, जो बल आप लगा रहे हो। ये बल कितना लगा हुआ है आप देख सकते हैं 30 न्यूटन का बल पर्याप्त है। तो f के स्थान पे क्या रखेंगे, 30। तो हो जाएगा f r का मान 100 प्लस एफ sin 30, एफ के स्थान पे 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे 115 आ गया। दूसरा, हाँ, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू हम 0 करते हैं तो आप कह सकते हो कि एफ cos 30 इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर। एफ cos 30 इक्वल टू म्यू आर। तो एफ की वैल्यू कितना है, 30। तो 30 cos 30 इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, आर की वैल्यू है 115। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है एफ cos 30 यानी 30 cos 30 इक्वल टू म्यू की वैल्यू आपको निकालना है इंटू आर। आर की वैल्यू आपने निकाला था 115। इसको सॉल्व करेंगे और म्यू की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 cos 30 अपन 115। कैल्सी की सहायता से आप सॉल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हो म्यू की वैल्यू 1 से कम आती है। 0 किसके लिए होती है, चिकनी सरफेस के लिए। और जो सबसे ही ज्यादा फ्रिक्शनल मटेरियल होता है जिसपे आप चल ही नहीं सकते, उसके लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है। तो म्यू की वैल्यू याद रखिएगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। जितना ही ज्यादा म्यू का मान होगा उतना ही रफ सरफेस होगा, उतना ही चलने में आपको समस्या होगी। जैसे पूछा जाए बालू है, सैंड, और चूना है,
लाइम। कहा जाए बताइए किसका म्यू का मान ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे, आप सोच सकते हैं सैंड में चलना कठिन है, चूने पे चलना आसान है, तो इसका मतलब म्यू का मान सैंड के लिए ज्यादा होता है और लाइम के लिए कम होता है। यदि आपसे कहा जाए कीचड़ मड, और ये सड़क कहा जाए रोड, सीसी सड़क है, कहा जाए कि बताइए किसके लिए म्यू का मान ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे रोड के लिए ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रोड पे चलना कठिन है। इसका उल्टा सोचेंगे, जिसके लिए म्यू का मान ज्यादा होता है वहां पे चलना कठिन होता है, और जिसके लिए म्यू का मान कम होता है वहां पे चलना आसान होता है। ये सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो ये क्वेश्चन हम सभी लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहा गया है देखिए, 500 न्यूटन भार का एक पिंड 36 से 30 डिग्री पर झुके हुए, तो क्या करेंगे, एक तल बनाएंगे, 36 से 30 डिग्री पर झुके हुए एक पिंड रख देना है। कितने का है? 500 न्यूटन। तो इसका भार किधर काम करेगा? नीचे की तरफ 500 न्यूटन। 30 डिग्री झुके झुके हुए तल पे विराम अवस्था में है, एक क्षैतिज बल लगा करके पिंड की ओर को ऊपर की ओर खींचाता है। देखिए क्षैतिज बल लगाकर ऊपर खींचा जा रहा है, ऐसे क्षैतिज बल मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, यहाँ पे लगा के इसके ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। आवश्यक बल यही एफ का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए जब इधर से आप बल लगाएंगे तो वस्तु किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो गति ऊपर होता है, तो कूलाम के नियम में कहा गया है जब ऊपर की तरफ गति होता है तो फ्रिक्शन फोर्स की तरफ काम करेगा, हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यही कूलाम का नियम है। यहां से हम लोग इसको भी यूज करेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा? 5, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। इधर हो जाएगा आपका 500, 500 कॉस 30। इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो जाएगा 500 साइन 500 कॉस 30 और 500 साइन 30। अब यहाँ पर एक प्रतिक्रिया बल आर काम करेगा। प्रतिक्रिया बल हाँ, प्रतिक्रिया बल आर यहाँ काम करेगा। तो हम कहेंगे इसको बीओजी सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे तो जाएगा आर इक्वल टू 500 cos 30। तो आर की वैल्यू आपने निकाल लिया। फिर समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। हाँ देखिए आर की वैल्यू हो जाएगी 5 cos 30 प्लस एफ साइन 30। तो यहाँ पे यफ की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आर की वैल्यू यफ के टर्म में आ जाएगी। आर की वैल्यू आपने निकाल लिया 500 cos 30 प्लस यफ साइन 30। तो ये जो वैल्यू आप निकालोगे आर की, ये यफ के टर्म में आएगी। अब हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो एक्स में देखिए क्या है, इधर है आपका यफ cos 30 इक्वल टू 500 साइन 30। तो ये यफ की वैल्यू आ गई। तो यही एफ की वैल्यू पूछा था, निकल गया। यदि आप इसको समीकरण 1 में रख दीजिए तो आर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। सॉरी, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा एफ cos 30 इक्वल टू 500 साइन 30 और म्यू आर, ये भी काम करेगा। 500 साइन 30 प्लस म्यू आर। आर की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से, और म्यू की वैल्यू देखिए दिया हुआ है 0.25, यहाँ पे दिया जा रहा है, आप रखेंगे और एफ की वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं, आपको संतुलन का नियम लगाना है। संतुलन का नियम आप जानते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो x दिशा में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होगा, और y दिशा में भी लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होगा। और दूसरा होता है आघूर्णों का सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 1000 न्यूटन भार का एक पिंड 30 डिग्री पर झुके हुए एक रुक्ष तल पर रफ सरफेस पर रखा हुआ है। पिंड को समतल के समांतर 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है, लगाकर ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। घर्षक गुणांक म्यू की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये आपका फिगर सेम ऐसे ही फिगर बनेगा, इसको आप लोग बना सकते हो फिगर। आर की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू साइन cos 30। ये क्या किया हमने, इस डब्ल्यू को वियोजित कर दिया कॉस में और साइन में, तो हो जाएगा आर इक्वल टू डब्ल्यू cos 30। तो डब्ल्यू की वैल्यू 1000, तो आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा आर की वैल्यू।
आर निकालने के बाद समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ यानी 600 इक्वल टू डब्लू साइन 30 प्लस म्यू आर घर्षण बल। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डब्लू की वैल्यू 1000, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू आपको निकालना है, आर की वैल्यू आपने निकाला हुआ है। आर की वैल्यू 866.02 इक्वल टू 600। सॉल्व करेंगे म्यू की वैल्यू। यहाँ पर भी आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेशन निकालिए। म्यू की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से 1 के बीच में आ रही है। तो आप याद कर लीजिए कि म्यू का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 के बीच में होता है। 0 किसके लिए होता है? जो सरफेस सबसे ही ज्यादा चिकना होगा, स्मूथ सरफेस, चिकना सरफेस, स्मूथ सरफेस होगा तो उसके लिए म्यू का मान 0 होगा। और जो सबसे ज्यादा रफ होगा यानी जिसपे चला ना जा सके उसके लिए म्यू का मान 1 होता है। तो ये हमने निकाल लिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। ये 14वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे टर्म्स आ जाएंगे। देखते हैं क्या कहा गया है। 15 न्यूटन भार का एक पिंड आयताकार प्रिज्म की आकृति का है। आयत है, एक प्रिज्म की आकृति का है। पिंड को एक क्षैतिज डोरी से बांधा गया। देखिए ये आपका पिंड है, इसको एक डोरी से, यहाँ पे डोरी से बांध दिया गया। इसको फिगर में आपको दिख रहा होगा। डोरी में तनाव 500 न्यूटन का है, सॉरी 5 किलो न्यूटन का है। डोरी में तनाव, तनाव मतलब क्या? टेंशन। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू देखिए 5 किलो न्यूटन दिया गया है। डोरी में तनाव 5 किलो न्यूटन का है। ज्ञात करें नत तल की अविलंब प्रतिक्रिया, इंक्लाइंड प्लेन की अविलंब प्रतिक्रिया। यहां क्वेश्चन में देखिए एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये फिगर दिया गया होगा। नहीं तो ये क्वेश्चन यदि फिगर नहीं दिया था तो क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं दिया हुआ है। तो हमें पूरा में निकालना पड़ेगा। पूरा कैसे निकलेगा? ये ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है। इसमें थीटा का मान देना चाहिए था कि हमारा जो प्लेन है वो कितने एंगल पर झुका हुआ है, तो 30 डिग्री इसको देना चाहिए था। कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे कैसे? इस W को भी यूज करेंगे, W cos 30 हो जाएगा, W sin 30 हो जाएगा। ये F है, F को भी यूज करेंगे 5 किलो न्यूटन का, 5 किलो न्यूटन का हो जाएगा 5 cos 30, इधर हो जाएगा 5 sin 30। आप सोच सकते हैं कि इसमें जो गति हो रही है नीचे की तरफ है, क्योंकि डोरी ऊपर की तरफ बांधा गया है। इसका मतलब पिंड नीचे की तरफ जा रहा होगा, तभी डोरी से उसको बांध करके रोका गया है। तो इसका मतलब जब गति नीचे की तरफ होगी तो घर्षण बल म्यू आर ऊपर की तरफ कार्य करेगा, म्यू आर ऊपर की तरफ कार्य करेगा। ये फिगर हमसे बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एफ बी डी। एबीडी का फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम, यानी एक ऐसा डायग्राम जो किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को प्रदर्शित कर सकता हो, उसे एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। तो एफबीडी बना लिया। अब सॉल्व करो, क्या निकालना है? आर। ठीक है, वर्टिकल फोर्स को हम लोग 0 कहेंगे, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। अब y को 0 करेंगे तो r की वैल्यू ऊपर की तरफ है, r इक्वल टू नीचे की तरफ क्या है? 5 sin 30 प्लस w cos 30। तो w की वैल्यू 15 दिया है, तो 15 cos 30 प्लस 5 sin 30। तो यहां से हम लोग r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा पूछा है ब्लॉक पर घर्षण बल। घर्षण बल F इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू आर। यदि कहीं से म्यू का मान मिल जाए, आर तो पता है, तब ये हो जाएगा। तो पहले हम लोग तीसरा निकाल दे रहे हैं म्यू का मान। तो म्यू का मान कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ x इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे। तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ क्या है? 5 cos 30 प्लस म्यू आर, 5 cos 30 प्लस म्यू आर इक्वल टू नीचे की तरफ क्या है? W sin 30, W sin 30। तो 5 cos 30 पता है, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस म्यू, आर की वैल्यू आपने निकाला है, इक्वल टू W sin 30। W का मान देखिए दिया हुआ है, 15 किलोमीटर का वस्तु है, तो W sin 30 का मान 1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू को निकाला जा सकता है। जब म्यू की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ब्लॉक पर घर्षण बल।
घर्षण बल क्या होता है, F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो वहां से म्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो ये तल ब्लॉक का घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी स्टूडेंट को समस्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है दो सीढ़ी ओ ए और ओ बी जिसकी लंबाई L और भार W है। देखिए दो सीढ़ी दिया है, ये OA है, ये OB है, लंबाई L है। देखिए यहाँ पे लिखा है L/2 L/2। क्यों? क्योंकि भार बीचों बीच से काम करेगा, और भार W है तो बीचों बीच से दोनों जगह भार लगा दिया। और खुरदुरे क्षैतिज तल पर टिकी हुई है। देखिए ये क्षैतिज तल आपका जो है वो खुरदुरा है। दो सीढ़ी है, दोनों सीढ़ी को खुरदुरे तल पर रखा गया है। यदि सतह का घर्षण गुणांक म्यू है, यहाँ पे देखिए ये जो घर्षण गुणांक हो रहा है यहाँ का वो म्यू है। यदि सीढ़ी साम्य अवस्था में हो, साम्य से मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में किसी ऑब्जेक्ट को कब कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए हुए हो। मतलब यदि वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहे, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहे, तो उसको उसको हम लोग साम्य अवस्था में कहते हैं। साम्य अवस्था भी दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्थैतिक और गतिक। स्थैतिक का मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रुकी हुई अवस्था को रहेगा तो हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्थैतिक साम्य अवस्था में है। जैसे और यदि कोई ऑब्जेक्ट एक समान वेग से चल रही हो, गति कर रही हो, तो उसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम में, गतिक साम्य अवस्था में कहते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी। एंगल निकालना है, एंगल आपको निकालना है। कैसे निकलेगा देखते हैं। ए ओ बी ये वाला एंगल निकालना है। हम W की वैल्यू को नीचे की तरफ ऐसे दिखा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यदि ये सीढ़ी सरकेगी तो सरकेगी तो किधर जाएगी? इस दिशा में। तो घर्षण बल इसके विपरीत इधर काम करेगा। ये सीढ़ी सरकेगी तो इधर जाएगी, तो घर्षण बल इसके विपरीत। देखिए यहाँ पर म्यू आर इधर काम करेगा, और ये दोनों म्यू आर मिलके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, विपरीत है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आर काम करेगी, इधर से ये प्रतिक्रिया आर काम करेगी। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये हम एंगल मानेंगे। मान इसको हमने पीछे की तरफ मिला दिया ऐसे, तो यह क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इधर एंगल थीटा माना, इधर एंगल थीटा। यदि एंगल ए ओ बी निकालना होगा तो वो कितना हो जाएगा? 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो पहला हमारा टारगेट क्या है? थीटा की वैल्यू को निकालना। कैसे निकलेगा थीटा? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स दिशा में कोई बल नहीं है, छोड़ दीजिए। तो जाएगा आर इधर है, आर इधर है, आर प्लस आर इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, 2W। यानी आर की जो वैल्यू होगी वो डब्ल्यू के बराबर होगी। आर की वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है? थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए ये ए है, तो ए के सापेक्ष यदि हम लोग आघूर्ण ले लें, ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार ये देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज आर, ये W है क्लॉकवाइज, ये भी W है आपका क्लॉकवाइज। तो एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया और दो आपके क्लॉकवाइज हो गए। सॉल्व करते हैं इसको। एक एंटी क्लॉकवाइज और दो है आपका क्लॉकवाइज। तो बल बराबर ये क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। तो मोमेंट बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, तो हो जाएगा R इंटू दूरी कितनी हो जाएगी? AB। तो R इंटू AB इक्वल टू क्लॉकवाइज में है आपका W इंटू W, ये बल हो गया, और इसकी दूरी हो जाएगी A। और यहाँ पे यदि कोई नाम दे दें हम, मान लीजिए G, नाम नहीं दिया गया, मान लीजिए इसका नाम ने G दे दिया, तो हो जाएगा W इंटू AG प्लस ये W इंटू AD, W इंटू AD। और आप जानते हैं समीकरण 1 से R की वैल्यू W के बराबर है, तो ये आपका कट जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं AB
इक्वल टू ए जी प्लस ए बी इक्वल टू ए जी प्लस ए डी। अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? ये टोटल आप दे सकते हो एल है, तो ये हो जाएगा आपका यल, तो ये हो जाएगा आपका यल साइन थीटा, एल साइन थीटा। और ऐसे ये भी हो जाएगा आपका यल साइन थीटा, यानी हो जाएगा ए बी। ए बी कैसे हम भी लिख सकते हैं क्या? टू यल साइन थीटा, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू टू एल साइन थीटा इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या था? ए जी। अच्छा, यहाँ ओ के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं, तो ओ के सापेक्ष आघूर्ण लेने पे आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ओ के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे, जहाँ पे ये फिक्स है फलक्रम के सापेक्ष। तो ओ के सापेक्ष लेने पे आपका हो जाएगा आर इंटू बी सी, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो जाएगा आर इंटू बी सी प्लस डब्लू इंटू सी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से डब्लू इंटू, यहाँ से दूरी मान लीजिए जी है, तो सी जी प्लस ये आर इंटू ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। और W की वैल्यू R से कैंसिल, ये हट जाएगा। इक्वेशन AC को लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AO साइन थीटा, तो AC को लिख सकते हैं AO साइन थीटा। और CO हाँ, घर्षण बल भी काम करेगा, तो घर्षण बल F इंटू CO की वैल्यू, CO की वैल्यू हो जाएगी या ए बी कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा, सॉरी, ये ओ ए कॉस थीटा। और यम यल, हाँ, ये W इंटू एम एल, तो एम एल की वैल्यू हो जाएगी L बाई टू साइन थीटा, L बाई टू साइन थीटा। यल से यल कट जाएगा, W से W कट जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टू थीटा, टू म्यू इक्वल टू टेन थीटा। प्रूफ क्या करना है? साइन की टर्म में लाना है, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लेंगे टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा के स्थान पे रख देंगे टू म्यू, तो हो जाएगा साइन टू थीटा इक्वल टू टू इंटू टू म्यू अपॉन वन प्लस टू म्यू का स्क्वायर, यानी फोर म्यू अपॉन फोर म्यू स्क्वायर। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई फोर म्यू साइन इनवर्स फोर म्यू अपॉन वन प्लस फोर म्यू का स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए कैसे है। क्वेश्चन आपको ओ के सापेक्ष आघूर्ण निकालना है, ये आर एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और ये यफ की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे बलों को यहाँ पे रखेंगे, बस आघूर्णों का सिद्धांत यूज करना है। पहले हम लोग वर्टिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, फिर आघूर्णों का सिद्धांत लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
कुछ हाँ। हेलो। बोलो।